Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of September 2020 Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, it takes courage to grow up and become who you really are. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Byju's raises $500 million in fresh round. Byju's एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने कुछ मंथ पहले भी फंड रेजिंग की प्रोसेस करी थी, अपनी सेकेंड फंड रेजिंग की प्रोसेस में इस बार बायजूस आईएस ने अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन का फंड रेज किया है बाय सिल्वर लेक कंपनी. एंड सिल्वर लेक कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फर्म दैट हैव इन्वेस्टेड not only in Byju's but in other technology-led companies just like Reliance Jio. If you remember, this year Silver Lake has invested approximately 10,000 crore in Mukesh Ambani-led Reliance Jio platform. तो अब इस टाइम सिल्वर लेक ने अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट बायजूस एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में किया है. ऑल्दो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की डील तो कंफर्म करी है बट कंपनी ने अमाउंट रिवील नहीं किया. बट एक्सपर्ट जो पीपल अवेयर हैं इस पर्टिकुलर मैटर में, उनका ये कहना है कि इट वाज एज बिग एज $500 मिलियन. अपार्ट फ्रॉम सिल्वर लेक, सम अदर इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक, आउल वेंचर were also participating in this round for investing into leading education technology company Byju's IS. और अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ पहले हमने डिस्कस किया था कि बायजूस ने एक फंड रेजिंग की एक्सरसाइज कुछ मंथ पहले भी करी थी और उस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद बायजूस सेकेंड पोजीशन में आ गया था इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप. पेटीएम नंबर 1 पे था और बायजूस सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था इंडिया में. तो अपने दूसरे राउंड के इन्वेस्टमेंट के बाद जो अभी रिसेंटली फ्रेश राउंड हुआ है इन्वेस्टमेंट का, फंड रेजिंग प्रोसेस का, उसके बाद बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज कर गई है अप्रॉक्सीमेटली $10.8 बिलियन. और जो कुछ मंथ पहले फंड रेजिंग की एक्सरसाइज हुई थी उस एक्सरसाइज के थ्रू बायजूस ने 10 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था और बायजूस डेकाकॉन बन गई थी. फिर रिमेंबर यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्टाकॉन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज टर्म्स. और उस समय जब बायजूस ने इससे पहले फंड रेजिंग की एक्सरसाइज करी थी तो उस समय कौन इन्वेस्टर था? मैरी मेकर्स बॉन्ड कैपिटल ने जून में इन्वेस्ट किया था बायजूस में और उसके इन्वेस्टमेंट के बाद बायजूस ने $10 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था. सो बायजू के जो CEO हैं, they are quite excited about this investment and they are saying that it is going to give the strong holding to Byju's in terms of technology. और अगर हम बायजूस से कुछ रीसेंट डिसीजंस देखें, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो हम देख सकते हैं बायजूस इज गोइंग क्वाइट रैपिडली. फरवरी में बायजूस ने अप्रॉक्सीमेटली $8.2 बिलियन वैल्यूएशन का मार्क अचीव किया था आफ्टर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन फ्रॉम जनरल अटलांटिक. जनवरी में भी, उससे पहले जनवरी में भी बायजूस ने अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन का फंड रेज किया था थ्रू टाइगर ग्लोबल. और लास्ट मंथ में बायजूस ने अप्रॉक्सीमेटली $300 बिलियन स्पेंड किए हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर द किड्स कोडिंग स्टार्टअप व्हाइट हैट जूनियर. तो व्हाइट हैट जूनियर को भी रिसेंटली बायजूस ने एक्वायर किया है. अगर टोटल इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग की बात करें तो अभी तक बायजूस ने $2.1 बिलियन का फंड रेज किया है. एंड रिसेंटली द बायजूस राइवल दैट इज अनअकैडमी which has also raised approximately $150 million in the round led by SoftBank. So because of all these investment and fundraising exercise, Byju's are still stick into the second position of most valuable startup into India. और नंबर 1 पोजिशन पे कौन है? दैट इज पेटीएम. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. रेटिंग एजेंसीज कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21. जब से कोविड की सिचुएशन आ रही है, जितनी भी जो ग्रोथ फोरकास्टिंग कंपनीज है, रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, दे आर प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर नंबर ऑफ इकोनॉमीज. और इंडिया के केस में हमें कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हैं कि पहले जब इनिशियली कोविड-19 की वेव आई थी तो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने कॉन्ट्रैक्शन
प्रोजेक्ट किया था इन केस ऑफ इंडियन जीडीपी ग्रोथ, वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा था। और लेटर ऑन जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट बढ़ता गया, कंपनीज ने अपने प्रोजेक्शन को रिवाइज किया, एजेंसीज ने अपने प्रोजेक्शन को रिवाइज किया, और वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज के साइड में ज़्यादा दिख रहा था, इंक्रीज होता चला गया वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोजेक्शन। और इस बार जो डेटा आया है जीडीपी को लेकर कि जिसमें इंडियन इकोनॉमी ने 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है इनटू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, उसको देखते हुए ग्लोबल और डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज ने अपने प्रीवियस जो प्रोजेक्शंस थे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर उसको और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है। ऑल रेटिंग एजेंसीज अप्रॉक्सीमेटली हैव शार्पली कट देयर फोरकास्ट फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट किया है, प्रोजेक्ट किया है, दैट इज गोल्डमैन शेयर्स कंपनी ने -14.8% का, फिश -10.5, नोमुरा -10.8, HSBC -7.2, मॉर्गन -5 एंड इंडिया रेटिंग दैट इज 11.8। और अब जब देख सकते हो जब उनके अर्लियर प्रोजेक्शंस थे उससे कई ज़्यादा है इस बार के प्रोजेक्शन। इवन कुछ कंपनीज और कुछ रेटिंग एजेंसीज ऐसी थी जिन्होंने प्रोजेक्शन किया ही नहीं, ये कहा ही नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी में इस बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट उन सारी रेटिंग एजेंसी जस्ट लाइक HSBC और मॉर्गन ने भी इस बार प्रोजेक्शन इंडियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन को प्रोजेक्ट किया है या एंटिसिपेट किया है, फोरकास्ट किया है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो ये कह रहे थे कि इस बार इंडियन इकोनॉमी वी शेप से ग्रो करेगी, उनके जो क्लेम्स थे वो कहीं ना कहीं गलत होते हुए दिखा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी भी रिज्यूम नहीं कर पा रही है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द लोकलाइज लॉकडाउन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे जो प्रोजेक्शंस रेटिंग एजेंसीज करती हैं, कंसल्टेंसी बेस्ड फर्म करती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्यों करती हैं? बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी अच्छा प्रोडक्शन करती है दैट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी, जो रेटिंग एजेंसीज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी आगे आने वाले टाइम में, तो इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिकॉज एवरी इन्वेस्टर वांट टू इंक्रीज देयर मनी। और जब यही रेटिंग एजेंसीज किसी भी इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रैक्शन को फोरकास्ट करती हैं या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन फोरकास्ट करती, तो उस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बहुत एप्रीहेंसिव हो जाते हैं फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप एक इन्वेस्टर तो आप वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर आपके मनी का अच्छा रिटर्न मिले आपको। दैट इज़ वाई दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन प्रोजेक्शंस के बेसिस पर जो पर्टिकुलर इकोनॉमी होती है, पर्टिकुलर नेशन और कंट्री होता है, वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग भी कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये अनबायस होते हैं। कंट्री इकोनॉमी जो अपने प्रोजेक्शंस करती है वो कहीं ना कहीं बायस हो सकते हैं, बट जो थर्ड पार्टी प्रोजेक्शन कर रही है, जो थर्ड रेटिंग एजेंसीज प्रोजेक्शन करती हैं, वो बायस नहीं होता। तो वो उनमें इस बात की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि वो एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू द those projection or those forecasts that nation or the country or the economy is doing for self। although इन projections को लेकर के इन rating agencies पर other allegations भी लगते हैं कि जो इनके indicators हैं, जो indicators use करती हैं projection के लिए, forecast के लिए, वो थोड़ा सा developed nations के according है। they do not cater the need of developing country or emerging economy like India। फिलहाल के लिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए हम बस इतना ही देखते हैं कि गोल्डमैन शेयर्स, फिच और इंडिया रेटिंग जैसी रेटिंग एजेंसीज ने अपने अर्लियर फोरकास्ट को रिवाइज किया है फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। आरबीआई रीकास्ट प्लान गिव सफिशिएंट कंफर्ट सेज पीएसबी। तो मिस्टर कामत ने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी में जो अपने रिकमेंडेशंस दी हैं और आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली सारी रिकमेंडेशंस को मान लिया है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट ओन्ड बैंक्स के, उनका ये कहना है कि जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग पैरामीटर्स हैं और जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं इन ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर द कॉर्पोरेट अकाउंट, all these steps are favorable to the financial sector as these will come to the aid for the companies with a strong financial background। तो ऐसी कंपनीज जिनका पहले strong financial background तो पहले viable थी, कोविड-19 की वजह से जिनमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन आई है, ऐसे बहुत सारे वायबल प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा फेवरेबल प्रूफ होगा एंड दिस विल हेल्प ऑल the stressful companies who are actually stressful because of the COVID-19 induced pandemic।
तो मिस्टर कामत की कमेटी ने कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स इंडिकेट दिए थे क्या था, जिसमें कि जितने भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इन सारी कंपनीज को इन सारे पर्टिकुलर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि इन्हें लोन को रीपे करने का ज़्यादा टाइम मिले या एक्स्ट्रा लोन मिले फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लोन। प्रोसेस क्या होगी ये भी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट state-owned banks executives are saying that RBI has relaxed the financial parameters compared to what lenders currently follow while they restructuring any loan। तो कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर को रिलैक्स किया है, क्या प्रोसेस होगी, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Although chief executive and executive of all state-owned commercial banks are expecting that RBI has announced relaxed ratios giving comfort to lender to go for loan restructuring. Under normal circumstances, the range is higher. By and large, the recommendation are good and will be beneficial for account impacted by COVID-19 pandemic. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो करंट रेशियो जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया था, नॉर्मली यूज़ किया जाता था, वो 1.33% होता था। दिस मीन इफ द असेट ऑफ अ फर्म आर से अप्रॉक्सीमेटली 100, देन इट्स लाइबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 75. But now RBI has decreased this current ratio at 1, meaning the liability can match the asset at 100%. इसको अगर बहुत सिंपल टर्म में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए का कोई असेट है तो उस पर 75 रुपीज़ तक का ही लोन मिल सकता था, उसको 100 की उसकी वैल्यूएशन नहीं करी जाती थी। अब चूंकि आरबीआई ने करंट रेशियो का जो फाइनेंशियल पैरामीटर है उसको डिक्रीज करके 1 कर दिया है, तो अब 100 के असेट पे यू कैन गेट द 100 लाइबिलिटी और द 100 रुपीज़ लोन। जो अदर कुछ पॉइंट्स हैं कमर्शियल बैंक्स ने, स्टेट ओन बैंक्स ने कहे हैं, उसका ये कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करना ज़्यादा आसान है रादर देन सर्विस सेक्टर फर्म्स। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं उनका इस पर अलग टेक ऑन है। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का खुद ये कहना है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड वेरी मच बिकॉज ऑफ दिस रिवाइवल और लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। एक अलग कॉलम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकला है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करना ज़्यादा आसान है बैंक्स के लिए, स्टेट ओन बैंक के लिए, इन कंपैरिजन टू दोज कंपनीज, दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वर प्रीवियसली नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड एंड वॉज सिक। जो कोविड-19 से पहले ही जो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, उन कंपनीज के लोन को रीस्ट्रक्चर करना या उसको उन लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऑल्दो ऐसी कंपनीज जो कि पहले फाइनेंशियली साउंड थी और सिर्फ कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुई है, उनमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग करना अब आसान हो गया। जैसे कि करंटली जो आरबीआई ने करंट रेशियो को डिक्रीज करके 1.33% से डिक्रीज करके 1 कर दिया है। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग से क्या होगा, जितनी भी जो ऐसे डिस्ट्रेस कंपनीज हैं आइदर दे विल गेट मोर लोन, या उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा लोन रीपेमेंट करने के लिए, या उन्हें कुछ वेवर मिल जाएगा। इस तरह के और कई सारे ऐसे फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो कि लेंडर्स पहले एनालाइज करते थे बिफोर ग्रांटिंग द लोन, अब उन सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी रिलैक्स कर दिया गया है। तो कंपनीज अगर एक्स्ट्रा लोन लेना चाहें इन ऑर्डर टू repay their previous loan in order to match up their working capital requirement, तो उसके लिए उन्हें लोन अब easily available होगा in comparison to the previous conditions। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 given on पेज नंबर 6। Power grid assets monetization via infrastructure investment trust gets cabinet go ahead। So the Cabinet Committee on Economic Affairs, that is called as CCEA, on Tuesday has allowed the state-owned transmission companies, DISCOM companies जो हैं, Power Grid Corporation of India, PGCIL, उसको Infrastructure Investment Fund में जो उसके assets हैं उनको monetize करने की permission दे दी है। And this will make PGCIL the first such public sector utility in India to issue Infrastructure Investment Trust। And if you have remember, we have already discussed about infrastructure investment trust. Basically, it is a collective investment scheme similar to mutual fund, which enable the direct investment of money from individual and institutional investors in infrastructure projects to earn a small portion of income as their return.
और जैसा कि हम सभी जानते हैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में कई बार फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं. दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द availability of the finance, this type of investment trust is formulated by government. तो PGCIL को इस ट्रस्ट को फॉर्मुलेट करने की परमिशन कमिटी ऑफ ऑन कॉर्पोरेट अफेयर ने दे दी है. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट is designed as a tiered structure with sponsored setting up the investment trust which in turn invest into the eligible infrastructure projects either directly or via SPV. SPV stands for special purpose vehicle. And mind it student, infrastructure investment trust is regulated by SEBI Regulation Act 2014, that is SEBI Infrastructure and Investment Trust Regulation Act 2014. तो अगर आप ज़्यादा डिटेल गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते हैं कि सेबी कैसे रेगुलेट करती है तो आप इसका सेबी का एक सर्कुलर है इसको लेकर के जो मई 2016 में सेबी ने इशू किया था, यू कैन गो विद दैट सर्कुलर. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड जैसे होता है उसमें कई सारे लोग कई सारे इन्वेस्टर्स मिल करके इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये ट्रस्ट भी होता है और इसमें भी कई सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं फॉर सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके दे विल अर्न सम स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम एज देयर रिटर्न. तो एज पर CCEA in the first tranche PGCIL will monetize five assets. One through competitive bidding will be the first block for infrastructure investment asset of gross block of 7,000 crore. फर्स्ट ट्रांच में 7,000 करोड़ के असेट को मोनेटाइज करेगी PGCIL in order to raise approximately 7,000 करोड़, जिससे कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन चल रही है डिस्कॉम और ट्रांसमिशन कंपनीज में उसको ओवरकम कर पाएगी PGCIL. एंड दिस असेट विच आर मेनली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशंस आर हेल्ड बाय PGCIL इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल. जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आइदर दे कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल. So the proceeds from the asset monetization by these infrastructure investment fund would deployed by PGCIL into their new and under construction projects जहाँ पर already finance की availability अभी नहीं है. तो PGCIL के जो नए और under construction projects चल रहे हैं उन projects में ये monetization का पैसा लगेगा. तो अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप देख सकते हैं. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. Jio platform to roll out 100 million low-cost phone by December. So Reliance Jio is looking at a plan to outsource and manufacture over 100 million low-cost smartphone to be built on the Google Android प्लेटफॉर्म. तो गूगल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आगे आने वाले दिसंबर में Reliance Jio is planning to launch low-cost phone, and these phones which will be bundled with different types of data packs could be launched in December or the early next year as per the people aware about the matter. And जियो का जो बेसिक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंडर जियो लो कॉस्ट फ़ोन को लॉन्च कर रहा है वो है 2G मुक्त भारत. तो 2G मुक्त भारत मीन्स अब रिलायंस जियो इस पर्टिकुलर मिशन को लेकर चल रहा है कि इंडिया में अब 2G की सर्विसेज बंद करके इंडिया को टोटली 3G या 4G की तरफ मूव करा दिया जाए और इसके लिए ही जियो लो कॉस्ट फ़ोन और डिफरेंट डेटा पैक्स की सर्विसेज के साथ आ रहा है. तो ये आप याद रखेंगे 2G मुक्त भारत इज़ नॉट द प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ द मिशन ऑफ रिलायंस जियो. अगर हो सकता है किसी एग्जाम से आपसे पूछा जाए. तो अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिलायंस जियो करेंटली मैन्युफैक्चरर को सर्च कर रहा है. नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रिलायंस से इन कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द लो कॉस्ट मोबाइल बाय दिसंबर. बहुत सारी होम ग्रोन ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जस्ट लाइक लावा एंड ग्लोबल प्लेयर्स, फॉक्सकॉन, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी रिलायंस जियो से कंटिन्यूएशन टॉक में हैं. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स. हाई और ऑटो सेल्स नंबर्स आर मिसनोमर से डीलर्स. तो जैसा कि हमने रिसेंटली अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि ऑटो मोबाइल जो सेक्टर जो है उसमें कुछ सेल
पिकअप हुई है इन कंपैरिजन टू द प्री कोविड सिचुएशन. बट जो होल सेल्स डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि दैट इंक्रीज इन सेल नंबर इज जस्ट misnomer. Actual there is a no increase into the automobile sale. Wholesale automobile sales for most companies in India may have risen significantly in August, but the dealers say they are yet to see the sign of recovery in retail demand. और डीलर्स का ये कहना है कि उनकी जो इन्वेंट्री है वो स्टिल वैसी की वैसी ही बनी हुई है. तो ये डिमांड जो ये नंबर्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उनकी इन्वेंट्री खाली नहीं होगी उनको रिकवरी के साइन नहीं दिखेंगे. जो भी ऑटोमोबाइल के होलसेल के डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि देयर इन्वेंट्री इज स्टिल वेरी हाई. Dealers say the significant increase in sales was also driven by a need to plug in diminishing inventory, as most dealerships were actually transmitting from Bharat Stage 4 to 6 when COVID-19 lockdown was announced. तो उस समय COVID-19 जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस समय भी बहुत सारे जो डीलर्स थे वो भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 की तरफ मूव कर रहे थे. अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भारत स्टेज 4 की जितनी भी इंजन की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सेल होना बंद हो जाएंगी ऑन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज ने तुरंत ट्रांजिशन शुरू कर दिया था. वो ट्रांजिशन कंप्लीट होता उसके पहले ही कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, जिसकी वजह से कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अभी भी है. तो डीलर्स का ये कहना है दैट ऑटो कंपनीज आर सीइंग थ्रू द रोज टिंटेड ग्लास. एक्चुअली ऑल दीज नंबर्स आर मिसनॉमर. एक्चुअल ग्राउंड लेवल में अभी सेल पिकअप होती हुई या रिकवरी होती हुई नहीं दिख रही है इन रिटेल डिमांड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ओवर 1000 लिस्टेड फर्म्स एलिजिबल फॉर डेट रिकास्ट. तो रिसेंटली जो आरबीआई की केवी कामत की जो कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1027 लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको आरबीआई की लोन डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी से फ़ायदा होगा या वो उसके लिए एलिजिबल हैं. तो जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स या जो भी इंडिकेटर्स आरबीआई की कमेटी ने रिकमेंड किए थे फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग, उन सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो एलिजिबल होंगी डेट रिकास्टिंग के लिए. कई सारे रेशियोज थे, कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे जो आरबीआई ने एक्चुअली प्रोजेक्ट किए एज पर द कमेटी रिकमेंडेशन. तो उसके अकॉर्डिंग जो डेट फ्री कंपनी है वो अप्रॉक्सीमेटली 836 कंपनीज हैं. ऐसी कंपनीज जिनके जो रेशियो हैं वो अबव हैं एज पर द थ्रेशोल्ड गिवन बाय द आरबीआई और वो एलिजिबल नहीं हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 कंपनीज हैं. ऐसी कंपनी जिनकी निगेटिव वर्थ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 161 है. तो एलिजिबल जो हैं उन सारा का अगर नंबर मिलाया जाए 2238 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1027 कंपनीज जो हैं वो एलिजिबल होंगी फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस बाय आरबीआई. तो इतनी बड़े पोर्शन को आप ये कह सकते हैं 50% जो पोर्शन है या 50% जो सैंपल है या 50% जो पॉपुलेशन है लिस्टेड कंपनीज की, उनको फ़ायदा होगा आरबीआई की इस डेट रिकास्टिंग पॉलिसी से या डेट रिकास्टिंग स्कीम से. और जैसा कि स्टेट ओन्ड बैंक ऑलरेडी कह चुके हैं कि दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी फेवरेबल सिचुएशन फॉर all companies so that they can revive from COVID-19 impact. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, रेटिंग एजेंसीज कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे. इस बार रेटिंग एजेंसीज पर बहुत न्यूज़ आई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन रेटिंग एजेंसी इन टू योर अपकमिंग एग्जाम्स. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you so much.